वेलकम टू 1psc.com। तो आज हम लोग एडिटोरियल्स एनालिसिस करेंगे फ्रॉम 7th टू 9th अगस्त 2021। तो पेंडेमिक के बाद गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट को अपनी कैसे वेलफेयर स्कीम्स की जो अप्रोच है उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे सो दैट कि वो अपनी स्कीम्स को, अपनी वेलफेयर स्कीम्स को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। जिसके लिए गवर्नमेंट ने लाया ई रूपी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ई रूपी प्लेटफॉर्म के साथ गवर्नमेंट अपने वेलफेयर स्कीम्स को उन लोगों तक पहुंचा सकती है जिनको ना ही इंटरनेट यूज़ करने की आदत है, ना ही उनको आता है, जिनको एप्लीकेशंस यूज़ करने नहीं आता। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ई वाउचर लाया। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की एक चेंज अप्रोच थी जो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ की अपने पेंडेमिक के टाइम पे। फाइन, गवर्नमेंट ने ये देखा कि हाइब्रिड लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में, इन स्कूल लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में, कैसे इतना डिजिटल डिवाइड है हमारी कंट्री में, कैसे हमारे टीचर्स जो हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो हर तरह की ऑनलाइन एजुकेशन जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। तो गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो चेंज हो रही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब आने वाले मेंस में हर प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये होगा कि सजेस्ट मेजर्स, ठीक है, और गिव योर ओपिनियंस। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि हर सेक्टर में को लेके, हर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या सजेशंस हैं, तो वो आजकल काफ़ी ज़्यादा एडिटोरियल्स में आ रहे हैं। हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कैसे डिजिटल डिवाइड, जो हर कंट्री जो है वो डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश कर रही है, ये इस प्रकार के आर्टिकल जो हैं वो आजकल हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोगों का यही एक मोटिव रहता है कि हम लोग हर एक आर्टिकल को सब टॉपिक्स में डिवाइड करके अच्छे तरीके से आपको समझा सकें सो दैट कि आप उनको आंसर्स में बड़े ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सको। तो हम लोग अपना पहला आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट आर्टिकल। Now, the very first important article that we are going to discuss today is related to the education. Okay, अब इसका टाइटल है इंडिया स्कूल चिल्ड्रन नीड देयर चाइल्डहुड बैक। तो इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंस बताई गई है वो बताई गई है इन पर्सन स्कूल में जाके एजुकेशन सीखता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पे स्टूडेंट एक एजुकेशन ही नहीं लेता बल्कि बड़ी सारी वैल्यूज जो है, जैसे कि सोशल कॉन्टैक्ट की से रिलेटेड वैल्यूज, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वैल्यूज, न्यूट्रिशन से रिलेटेड वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो स्कूल में जाके सीखता है। ठीक है, तो एक बच्चे को उसका चाइल्डहुड वापस देना, वो उसको उसका असली चाइल्डहुड जो है वो स्कूल में जाके ही मिल सकता है। ओके, तो इसका अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें तो कैसे इस बैकग्राउंड को आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड करके ये बताया गया कि कैसे इन पर्सन स्कूलिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। तो स्कूल्स इन इंडिया हैव बीन क्लोज्ड फॉर 16 मंथ्स एंड काउंटिंग। जैसे हमें सब पता है, डब्ल्यूएचओ एम्स का एक सेरो सर्वे था जिसने ये बताया कि 50% जो बच्चे हैं, ठीक है, और कुछ एरियाज में, एंड मोर देन 80% ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज हैड एंटीबॉडीज। ओके, एंटीबॉडीज किसके रिलेटेड? हमारा जो कोविड 19 वायरस जो है, कोरोना वायरस, उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज जो है बच्चों में आ चुकी है। फोर्थ, नेशनल सेरो सर्वेलेंस सर्वे ऑफ आईसीएमआर ने ये बताया कि आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं 16 टू 17 ईयर्स की एज में वो सेरो पॉजिटिव है, मतलब कि उनको जो उनके जो एंटीबॉडीज जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कोविड 19 वायरस के इन्फेक्शन को लेके। ठीक है, तो बहुत सारी जो है स्टडीज उन्होंने ये बताया कि चिल्ड्रन आर एट लो रिस्क ऑफ डेवलपिंग सिवियर कोविड 19 कंपेयर टू एडल्ट्स। तो इसका क्या मतलब है कि बच्चे जो है वो स्कूल में वापस जा सकते हैं। Many health and education opine that it is possible to think about starting schools in areas where the community level of infection is low. Okay, तो what is the importance of education? तो इन पर्सन स्कूल एजुकेशन टीचर्स अस, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी वैल्यूज हैं जो बच्चा सीखता है थ्रू इन पर्सन स्कूल एजुकेशन, जैसे कि हाउ टू शेयर थिंग्स विद अदर्स, वेट फॉर देयर टर्न, ठीक है, वो पेशेंस की वैल्यू सीखता है, नेगोशिएशन की वैल्यू सीखता है और कॉम्प्रोमाइज की वैल्यू सीखता है। जब बच्चा घर में रहेगा तब वो ये सब वैल्यूज जो है वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, एजुकेशन, बच्चा घर में एक एजुकेशन तो लेगा लेकिन एक वैल्यूज ऑफ लाइफ, वैल्यूज ऑफ एजुकेशन, जो एक सोशल वैल्यूज हैं वो नहीं सीख सकता। ओके, so that's why we need to send our children to the school. Okay, so by depriving them of social contact,
Okay, social contact, we are depriving them of essential learning and development. For children from economically weaker background, school are की सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो जो स्कूल है वो एक न्यूट्रिशन का भी बहुत अच्छा एक सोर्स है, जहां पे मिड डे मील स्कीम मिलती है, जहां पे एक बैलेंस डाइट मिलती है। तो वहां वीकर इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल जो है वो एक की सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर सम स्कूल सेफ सर्व एज अ सेफ स्पेस फ्रॉम द कियोस ऑफ देयर होम्स। बहुत सारे अर्बन एरियाज में घरों के जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, उनसे भी बच्चा जो है एक सेफ स्पेस में जाता है, बच्चे को अपने फ्रेंड से मिलने का मौका मिलता है, उनको एक सेफ हेवन मिलता है स्कूल में जाके। ठीक है, for many children, particularly those who do not have educated parents or cannot afford home tutors, the denial of education results in learning losses and ultimately denial of a chance to earn a livelihood। जिनके पेरेंट्स इतने एडुकेटेड नहीं है या वो होम ट्यूटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे अल्टीमेटली जो है स्कूल ही एक ऐसा जगह है जहां से वो लर्निंग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर उनको अच्छी लर्निंग प्राप्त नहीं हो रही है तो इट मींस उनको एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं हो रही है। अल्टीमेटली क्या है कि वी आर डिनाइंग देम अ चांस टू अर्न अ लिवलीहुड। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि स्कूल जो है वो ओपन नहीं हो सकते। फाइन, फॉर पेरेंट्स, स्कूल क्लोजर्स हैव एडेड टू चाइल्ड केयर एंड टीचिंग ड्यूटीज। अब पेरेंट्स को घर में बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, तो ये भी एक पेरेंट्स की एक एडिशनल ड्यूटी है। ओके, हाउस होल्ड इनकम्स आर रिड्यूसिंग amidst raising inflation as parents, mainly mothers, have quit their jobs। अब बच्चे घर पे होंगे तो मदर्स को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। जब उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो बड़ी सारी मदर्स ने जो है वो अपनी जॉब्स जो है वो छोड़ दी है, तो पेरेंट्स पे बर्डन भी आ गया है कि वो एक घर को कैसे चलाए। ओके, तो व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना होगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट शुड कॉल फॉर लिस्ट ऑफ स्कूल स्टाफ एंड प्रोक्यूर फुल वैक्सीनेशन फॉर देम। फुल वैक्सीनेशन देनी होगी स्टाफ को, सो दैट कि वो स्कूल्स में जो है वो सेफली जा सके और बच्चों को एजुकेशन दे सके। साइंटिस्ट शुड कंफर्म इट इफ द गैप बिटवीन डोसेस कैन बी मेड शॉर्टर अकिन टू हेल्थ केयर वर्कर्स। ओके, तो जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स का जो टाइम पीरियड है वो कम कर दिया बिटवीन टू डोसेस, वैसे ही ये देखना है कि स्कूल स्टाफ का भी जोड़ते हैं या नहीं। ठीक है, तो व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, engage relevant expert to undertake public campaigns to make school staff and parents aware of the low risk of transmission in schools। ठीक है, एक प्रॉपर एक ऐसी कैंपेन जो है वो ऐसी लॉन्च करनी चाहिए जिससे कि ये अवेयरनेस दिला सके पेरेंट्स को और स्टाफ को कि ट्रांसमिशन जो है कोविड 19 का वो कम से कम हो स्कूल में, और चिल्ड्रन जो है वो कम से कम रिस्क में जाके पढ़ाई कर सकें। ओके, second, it urged them to understand the science and encourage them to commit a social contract to be ever vigilant and keep a sick or exposed child home। इसका मतलब आप समझ गए। इशू गाइडेंस फॉर स्टैगर्ड रीओपनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल, एग्जाम्पल 50% अटेंडेंस और स्मॉलर ग्रुप्स। ओके, अपग्रेड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें हाइब्रिड सिस्टम ऑफ लर्निंग के लिए। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग पे उनको फोकस करें। ठीक है, ट्रेन स्कूल टीचर्स इन हाइब्रिड लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी बहुत सारे टीचर्स हैं वो अल्टीमेटली ट्रेंड नहीं है कि वो कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन की एजुकेशन को क्लब करके कैसे एक हाइब्रिड लर्निंग जो है वो डिलीवर कर सके। तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो टीचर्स हैं स्कूल को, उनको हाइब्रिड लर्निंग के लिए ट्रेन किया जा सके। ठीक है, मेडिकल कंसल्टेशन, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल कंसल्टेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो गाइडेंस हैं, जो नॉर्म्स है कोविड 19 के, वो तो हर स्कूल को फॉलो करने ही होंगे। उसके साथ अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये करे कि मेडिकल कंसल्टेशन पे थोड़ा फोकस दे, तो उससे क्या होगा, जो पेरेंट्स हैं उनका डर भी है वो कम हो जाएगा, और स्टाफ और जो बच्चे हैं वो भी सिक्योर रहेंगे स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। ओके, तो वे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट स्कूल्स टू प्रोवाइड 100% गारंटी दैट आवर चिल्ड्रन विल बी सेफ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ठीक है, स्कूल जो है वो 100% गारंटी नहीं दे सकता कि हमारे जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वो सेफ है। इतना स्कूल जो है वो स्कूल है, कोई हॉस्पिटल नहीं है कि वो 100% गारंटी देगा। ठीक है, नथिंग इज रिस्क फ्री, रिस्क मस्ट बी मैनेज्ड एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको मेंस में लिखने के लिए, रिस्क इज नथिंग इज रिस्क फ्री। ठीक है, सो इंस्टेड वी मस्ट बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सिटीजंस। म्यूचुअल ट्रस्ट की यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल और सिटीजंस के बीच में, सो दैट कि बच्चे जो हैं वो इन स्कूल लर्निंग जो है वो प्राप्त कर सकें। ईच ऑफ अस मस्ट
implement and adhere to COVID-19 safety protocols recommended by scientists. Each of us must be vigilant and responsible, ensure all adults in our households are fully vaccinated and ensure children stay home if sick or exposed. अगर कोई बच्चा घर पे बीमार है तो उसको फाइनली फोर्स ना किया जाए कि वो स्कूल में जाए। हमारे जो घर के जो भी वैक्सीनेशन के स्लॉट्स में आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगा लें, तो उससे अल्टीमेटली होगा क्या कि जो बच्चे हैं वो अल्टीमेटली स्कूल में जा सकेंगे। ठीक है, so until a greater proportion of the population is vaccinated, we should endeavor to curtail unnecessary travel और एक्सपोजर। जैसे हम सब मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, अननेसेसरी ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसको अगर हम लोग थोड़ा अवॉइड कर लें और ये देखें कि जब तक पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती तब तक हम लोग अननेसेसरी ट्रेवल जो है अपना वो स्टॉप करें, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो एजुकेशन है वो एक लाइन पे आ सकेगी और इससे जो है वो ग्रोथ भी कंट्री में होगी। फाइन। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये भी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अभी जितने भी आर्टिकल आएंगे वो सभी के सभी जो हैं वो आफ्टर कोविड 19 पेंडेमिक से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको या तो वो एक्सपोज करेंगे या तो वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आर्टिकल है ये बता रहा है कि डिजिटल लाइफ कैसे चेंज हुई आफ्टर कोविड 19 पेंडेमिक से, और वो डिजिटल लाइफ कैसे इंश्योर करती है प्रॉस्पेरिटी among the citizens of साउथ एशिया। ठीक है, तो साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो आप प्लीज हमें कमेंट में बताएंगे। ओके, तो अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड ने ये किया है कि कोविड 19 हैज फोर्स्ड साउथ एशिया टू टेक अ क्वांटम लीप इन डिजिटाइजेशन। ठीक है, फोर्स किया है साउथ एशियन कंट्रीज को। देखो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, फाइन, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन में बहुत ज्यादा आगे हैं। अफ्रीकन कंट्री में काफी ज्यादा डिजिटल डिवाइड है, लेकिन एशियन कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अभी डेवलप हो रही हैं। ओके, तो जब कोई कॉन्टिनेंट या कंट्रीज डेवलप होती हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप होता है कि वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो को लेके अपनी कंट्रीज में कैसे चेंजेस लाती हैं। तो कोविड 19 जब एक बायो वेपन की तरह जिस तरीके से उसने हमारी कंट्रीज को अफेक्ट किया, तो उसके बाद कंट्रीज ने कैसे डिजिटाइजेशन करके हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में लाया। ठीक है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। द शिफ्ट टू रिमोट वर्क मतलब वर्क फ्रॉम होम एंड एजुकेशन हैज प्रोपेल्ड एन अनप्रेसिडेंटेड स्पाइक इन इंटरनेट पेनिट्रेशन इवन इन स्मॉलर नेशन। फॉर एग्जांपल नेपाल में 11% इंक्रीज हुआ ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स का। तो वर्क फ्रॉम होम एंड ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से काफी ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो हमें देखने को मिली। द डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हैज प्रोवाइडेड नोवेल सोल्यूशन टू पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। ओके, काफी ज्यादा जो है वो ई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं हेल्थ से रिलेटेड भी। द सस्पेंशन ऑफ बिजनेस स्पर्ड साउथ एशिया's embrace of e-commerce boosted by digital payment system। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश ने 70 to 80% इंक्रीज देखा है अपने ऑनलाइन सेल्स में। तो ये अगर हम लोग देखें कि कैसे डिजिटाइजेशन जो है वो ना ही हेल्थ और एजुकेशन को लेके वरना बल्कि ई कॉमर्स में भी काफी ज्यादा जरूरत है डिजिटाइजेशन की। तो व्हाट आर द चैलेंजेस क्या हैं जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करें फॉर एग्जांपल, तो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है कि जो पोर नेशंस है वहां पे डिजिटल एक्सेस इतना नहीं है। ठीक है, और जो रिच नेशंस है वहां पे डिजिटल एक्सेस ज्यादा है। जो रूरल एरियाज है विद इन द कंट्री वहां पे डिजिटल एक्सेस इतना नहीं है। जो अर्बन एरियाज है वहां पर डिजिटल एक्सेस इतना है। ओके, तो साउथ एशिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स पोरेस्ट रीजन्स, देयरफॉर अ वाइड डिजिटल डिवाइड परसिस्ट in access and affordability between and within the countries of South Asia. For example, India में 50% of the population जो है इंडिया की are without internet and 59% बांग्लादेश and 65% पाकिस्तान। तो 50% अभी भी हमारे देश के लोगों को जो है इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो अगर हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं या ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जो डिजिटल डिवाइड है पहले उसको खत्म कर सके। फाइन। With monetary and health assistance scheme distributed online, 51% of South Asian women were excluded from social protection measures during the pandemic. Okay, so children too were at the receiving end with 88% lacking access to internet powered homeschooling। तो 88% जो मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरनेट पावर्ड होम स्कूलिंग, जो अगर घर में ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है तो 88% बच्चे जो है वो उनके पास इंटरनेट घर पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है। फाइन। दिस डिसरप्शन कुड परमानेंटली पुट चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। जैसे अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि इन स्कूलिंग की इंपॉर्टेंस, तो इन स्कूलिंग की इंपॉर्टेंस यही है कि अगर 88% स्टूडेंट्स को इंडिया में
होम इंटरनेट नहीं है, घर पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, वो परमानेंटली जो थे वो आउट ऑफ स्कूल हो गए। ओके, तो प्लेस गर्ल्स एट रिस्क ऑफ अर्ली मैरिज। इससे क्या हुआ कि जो बच्चे हैं, जो जो लड़कियां हैं, उनकी अर्ली मैरिज की तरफ उनको घर वालों ने उनकी जल्दी शादी करा दी, और जो लड़के हैं उनको क्या हुआ, चाहे वो एंगेज हो गए चाइल्ड लेबर में। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली ना हमारी कंट्री को बिलियन ऑफ डॉलर्स जो फ्यूचर अर्निंग्स है, कि यही बच्चे अगर, इन्हीं लड़कियों की अगर शादी नहीं हुई होती और यही अगर लड़के जो है वो चाइल्ड लेबर में एंगेज नहीं हो जाते, तो वो फ्यूचर में बिलियन डॉलर्स कमाते। ओके, तो ये हमारी कंट्रीज को लॉस है 1 बिलियन डॉलर्स का। तो ये हमें एक देखना पड़ेगा। शैटर्ड इकोनॉमी एक दूसरा बड़ा ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो है शैटर्ड इकोनॉमी। बिजनेसेस टू हैव पेड अ हैवी प्राइस फॉर द गैप इन डिजिटल सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, many South Asian firms failed to embrace e-commerce or cloud-based technology survive the financial chaos of the novel coronavirus pandemic. The region recorded a 64% decline in sale. जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उसको भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है। 64% डिक्लाइन इन सेल विद स्मॉल एंड वुमेन लेड फर्म्स फेयरिंग द वर्स्ट। दिस एक्यूट स्किल गैप अमंग यूथ हैज क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अल्टीमेटली होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा, अगर जो फर्म्स हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, अगर उनकी सेल कम होगी तो अल्टीमेटली वो जो है वो ले ऑफ करेंगे अपने एम्प्लॉयज में, तो उससे अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश का बढ़ेगा। तो digitization in Asian countries, countries such as Singapore, Japan and South Korea are recognized as global technological hubs. चाइना की जो अलोन ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो 3 ट्रिलियन डॉलर जो है होने वाली है 2024 में, बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रस्टेड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। तो चाइना जो है वो इतना आउटरीच देख रहा है अपना, 3 ट्रिलियन डॉलर की ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्टफोन्स, वहां पे स्मार्टफोन्स ज्यादा होंगे, इंटरनेट पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ट्रस्टेड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बढ़ेंगे, तो उससे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में उनका बढ़ावा होगा। ओके, अब साउथ एशिया की बात करें। साउथ एशिया में कंट्रीज जो मेजर इकोनॉमी आती है वो है इंडिया। ओके, इन इंडिया the National Digital Health Mission launched to enhance the accessibility and efficacy of healthcare services by creating a unique health ID for every citizen। तो जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन था उसके जरिए एक यूनिक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की गई है हर सिटीजन को। तो इससे क्या होगा कि एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड की गई जाएगी हर बंदे को, जिससे क्या होगा कि उसको वेलफेयर प्रोग्राम्स में वो जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगी हर सिटीजन की, उससे वो उसको वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो मिलेंगे। तो ये एक इंडिया का नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का एक जो था वो एक पॉलिसी थी। ओके, द डिजिटल बांग्लादेश विजन 2021 एनविसाजेस ट्रांसफॉर्मिंग बांग्लादेश इनटू अ प्रॉस्पेरस डिजिटल सोसाइटी। तो इससे कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में हर एक कंट्री जो है वो अपना जो एक्सेस कर रही है, वो डिजिटल एक्सेस जो है वो ज्यादा इंक्लूड करने के बारे में सोच रही है। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, फिट्स है डिजिटल होने के वो उठा सकें। सबसे पहला कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनको अपने लीगल, रेगुलेटरी और पॉलिसी गैप्स को एड्रेस करके एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कि ई कॉमर्स फ्रेंडली हो, ठीक है। जैसे इंडिया के नए आईटी लॉज 2021। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल कंडीशन एंड देयर एग्जिस्ट अ ह्यूज फाइनेंशियल गैप। Public private partnership is very essential, right, to reap the benefits of digital transformation. थर्ड पॉइंट, रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स, जितने भी रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स है, ओके, उनको एड्रेस करना होगा ताकि जितने भी ई कॉमर्स रेगुलेशंस हैं वो स्ट्रांग हो सके। तो अभी क्या है कि ई कॉमर्स रेगुलेशंस जितने भी हैं इंडिया में या साउथ एशियन कंट्रीज में वो काफी वीक है। सो रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स नीड टू बी एड्रेस्ड एज ई कॉमर्स रेगुलेशंस आर वीक इन साउथ एशिया। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इश्यू सच एज कस्टमर प्रोटेक्शन। कस्टमर प्रोटेक्शन मींस राइट टू प्रिवेसी। जितने भी हमारे अगर हमारा जो डेटा है, अगर वो किसी के पास सेफ है, किसी कंपनी के पास सेफ है, तो उसका डेटा को प्रोटेक्ट करना, राइट टू प्रिवेसी का उनको पूरा हक देना। ओके, डिजिटल एंड मार्केट एक्सेस रेगुलेशन एक्सेट्रा नीड टू बी एड्रेस्ड। Government and businesses need to come together to revamp the education system to meet the demand for digital skills and online platforms. This is very important point. By addressing issues such as regulatory barriers on currency flows, inhibiting online payment to transport-related constraints for cross-border e-commerce activities, South Asia can emulate the European Union Digital Market Proposal। तो इसमें लिखा गया है जितने भी क्रॉस बॉर्डर बैरियर्स हैं कौन कौन से होते हैं। एक,
तो करेंसी फ्लोज, ठीक है, कैपिटल जो फ्लो है, दूसरा ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स। तो ये करेंसी फ्लोज प्लस ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स जितने भी हैं उनको एड्रेस करके एक, जैसे यूरोपियन यूनियन की एक सिंगल मार्केट है, वैसे ही वर्ल्ड को एक सिंगल डिजिटल मार्केट की तरफ बढ़ना चाहिए। ओके, द कोलैबोरेशन बिटवीन द 8 नेशंस कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका नीडेड फॉर अ सक्सेसफुल डिजिटल रेवोल्यूशन इन द रीजन। जैसे यूरोपियन यूनियन है, वैसे ही इन 8 नेशंस को इकट्ठे होके, एक क्लब होके, एक डिजिटल सिंगल मार्केट की तरफ एक ऐसा प्रपोजल रखना चाहिए जिससे कि इस रीजन में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ सके। लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताती है विजन, wisdom and commitment at the highest level of the region's political leadership is required। ये लाइन हम कभी भी किसी भी जहां पे भी पॉलिटिकल विल या पॉलिटिकल लीडरशिप की बात होती है वहां पे हम लोग ये लाइन यूज कर सकते हैं। तो what is the conclusion? The right mixture of regulatory and physical infrastructure, skill sets and regional cooperation can lead towards a digital heaven, whereas the lack of which can breed a injustice tomorrow। Fine. Adequate support is needed for those who risk falling through the net of digital progress। A shared digital vision could place the region on the right track towards the फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो एक शेयर डिजिटल विजन की यहाँ पे हमारे साउथ एशियन नेशन को जरूरत है, जिससे कि हम लोग एक रेगुलेटरी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, जिससे हमारे आने वाले यूथ को भी फायदा मिले, ठीक है, जिससे कि हमारा रीजन एक डिजिटल हेवन बन सके। ओके, और जितने भी डिजिटल डिवाइड के केसेस हैं वो कम हो सके और हमारा जो रीजन है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रति ग्रो कर सके। व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव लॉ? एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि अभी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ जो है वो हमारा जो नया टैक्सेशन लॉज बिल पास हो रहे वाला है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, उस आर्टिकल में दो सब आर्टिकल्स हैं। पहला है कि व्हाई इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बीइंग स्क्रैप्ड एंड द सोवरेन राइट टू टैक्स इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो दो आर्टिकल्स की हम बात करेंगे। तो अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है क्या? Retrospective taxation allows the government to pass a law to tax certain products, deals or transactions that happened behind the date on which the law is passed। ठीक है, अगर 2012 में जब ये लॉ आया था तो इससे पहले भी जो ट्रांजैक्शंस या डील्स हुई है डिफरेंट कंपनीज की, ठीक है, उस पे भी टैक्स लगाया जाएगा, उसको हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। कि जब लॉ पास हुआ उससे पहले भी जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज की डील्स थी उस पे भी जब टैक्स लगेगा तो उसको हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो इंडिया ने कई सारे बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए थे यूरोपियन कंट्रीज के साथ, जिसके रिलेटेड इंडिया जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है वो नहीं लगाएगा, ये कहा गया था। लेकिन जब इंडिया ने 2012 के बाद ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाना शुरू किया तो बहुत सारी कंपनी जैसे वोडाफोन, कायरन एनर्जी, इन सब ने जो है वो इंडिया पे केस किया। ठीक है, तो ये जो था अभी जो नया टैक्सेशन लॉस आ रहे हैं उसमें इस बिल को नलीफाई करने की बात की गई, जो कि काफी अच्छा स्टेप है हमारी कंट्री को एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बनाने का रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट हब। ठीक है, तो हम अब इसके बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे क्यों ये आर्टिकल आया अभी। तो recently the Union Finance Minister introduced the Taxation Laws Amendment Bill in the Lok Sabha। The bill aims to nullify the tax clause provision that allow the government to levy taxes retrospectively। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि रेट्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये कि अगर आज कोई टैक्स लॉ पास होता है तो इससे पहले भी जो ट्रांजैक्शंस हुई है उस पे भी टैक्स लगेगा। ठीक है, तो the government has been fighting legal cases against Vodafone and Karen Energy on taxes it has claimed retrospectively on transactions। ठीक है, तो जैसे और इन दोनों कंपनीज ने ऑलरेडी जीत लिए हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में रूलिंग्स में केसेस अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो था वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट जो था नीदरलैंड और यूके के साथ जो था वो साइन किया था कि इंडिया जो है रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स नहीं लगाएगा। लेकिन जब इंडिया ने लगाया, इन कंपनीज ने केस किया, तो वो कंपनीज जो थी वो केसेस जीत गई। तो ये जो टैक्सेशन ये जो था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ये लाया था यूनियन बजट 2012 में, जिसके तहत अलाउ किया गया था गवर्नमेंट को कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया जाएगा कुछ ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, इट मेड ऑफशोर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द इंडियन एसेट्स लायबल फॉर टैक्स इन इंडिया।
तो अभी जो बिल आया है इसमें कौन कौन से प्रपोज्ड चेंजेस हैं, इसमें बहुत अच्छे प्रपोज्ड चेंजेस हैं, क्योंकि द बिल प्रपोजेस टू डू अवे विद द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स इन इंडिया बाय द फॉरेन एंटिटीज एग्जीक्यूटेड बिफोर May 12, 2012। तो 2012 से पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं कंपनीज के रिलेटेड टू द सेल ऑफ देयर एसेट्स, तो उस पर कोई भी टैक्सेशन जो है वो नहीं लगेगा। और कोई भी गवर्नमेंट ने जो डिमांड थी 2012 से पहले टैक्स लगाने की, वो भी ड्रॉप कर दी, ठीक है, और कहा कि कोई भी जो टैक्स था वो नहीं लगाया जाएगा। ओके, और लेकिन उसका इन रिटर्न गवर्नमेंट ने ये शर्त रखी कि उन्होंने जो भी गवर्नमेंट पे केस लगाया है उसको सारे के सारे केसेस को जो है वो ड्रॉप कर दें। To be eligible, the concerned taxpayers would have to drop all the pending cases against the government and promise not to make any demands for damages or costs. और गवर्नमेंट की पॉजिटिविटी ये थी, द गवर्नमेंट इज 2012 से पहले जितने भी गवर्नमेंट अभी टैक्स कलेक्ट कर रही थी वो अब नहीं कलेक्ट करेगी, ठीक है, और गवर्नमेंट ने अगर जो कलेक्ट किए भी होंगे वो रिफंड भी कर देगी। लेकिन शर्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये है कि जो भी कंसर्न कंपनीज ने इंडिया पे केसेस लगाए हैं वो सारे के सारे केसेस वो वापस ले लेगी और कोई भी डैमेजेस या कॉस्ट जो है उसका रिफंड नहीं मांगेगी। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूव? इस मूव का इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट बिकॉज इट विल एंड द स्पेक्टर ऑफ पॉलिसी अनसर्टेनिटी फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है। जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी थी एक कंपनीज की कि इंडिया में जाएंगे इन्वेस्ट करेंगे और हमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स देने पड़ेंगे, वो खत्म हो गई। Second most important impact is it will help restore India's reputation as fair and predictable regime, apart from helping put an end to unnecessary, prolonged and expensive litigation. तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडिया के इन्वेस्टमेंट को लेके। Why did the government decided to repeal the provision? क्यों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को खत्म करना है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वोडाफोन और कायरन एनर्जी ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रूलिंग इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और वो कई जगह पे जो केसेस जो है वो जीत भी चुकी हैं। जैसे वोडाफोन गॉट अ फेवरेबल रूलिंग इन सितंबर 2020 एट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग इन 22,000 करोड़ केस। तो कई सारे जो है केसेस जो है वो फॉरेन कंपनीज जो है वो जीत रही है रिलेटेड टू द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग अननेसेसरी हसल में पड़ने से बेटर है कि हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को खत्म करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो सच रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स मिटिगेट, ठीक है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ टैक्स अनसर्टेनिटी एंड डैमेज इंडियाज रेपुटेशन एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। फाइन। तो ऐसा जो अगर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स आती हैं तो इससे क्या होती है कि इंडिया का जो टैक्स सर्टेनिटी है वो काफी फेयर और इक्विटेबल भी बनेगी और इंडिया की जो रेपुटेशन है वर्ल्ड मार्केट में वो भी काफी अच्छी साबित हो जाएगी। तो जो दूसरा इसमें क्लब आर्टिकल था वो ये था कि इस सोवरेन राइट टू टैक्स एब्सोल्यूट की एक कंट्री की राइट टू टैक्स, ठीक है, एक कंट्री की अपनी मर्जी है कि वो कितना भी और कभी भी टैक्स लगा सकता है, ठीक है, इस सोवरेन राइट टू टैक्स एब्सोल्यूट। तो सेवरल इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट्स ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, ये एक ट्रिब्यूनल्स है, उन्होंने ये बताया कि टैक्सेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट। अगर इंडिया जो है अगर वो टैक्स लगाता है तो वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, इंडिया की सोवरेनिटी का वो एक पार्ट है। तो फुल फ्रीडम है कि वो कितना भी टैक्स जो है वो लगा सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रूलिंग। ओके, अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें, इन आइसर वर्सेस स्पेन केस द फॉरेन इन्वेस्टर चैलेंज द टैक्स इंपोज्ड बाय स्पेन ऑन इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे भी इस केस में भी ये बताया कि पावर टू टैक्स इज अ कोर सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट दैट शुड नॉट बी क्वेश्चनड लाइटली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन इट कैन नॉट बी क्वेश्चन लाइटली। इन सेकंड एल पैसो वर्सेस अर्जेंटीना केस, यहाँ पे भी ये बताया गया कि the tribunal held that the tax policy of a country is a matter relating to the sovereignty power of the state. The state has the sovereign right to enact the tax measures it deems appropriately at any particular time. तो इस केस में भी ये बताया कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसके पास सोवरेन राइट है, एक पूरी राइट है कि वो अपने टैक्स मेजर्स को इंपोज कर सकता है एट एनी पर्टिकुलर टाइम। ओके, साथ ही साथ में
जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसने ये भी रूलिंग दी कि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर चैलेंज करता है स्टेट के टैक्सेशन मेजर्स को, ठीक है, द टैक्सेशन मेजर्स आर presumed टू बी वैलिड एंड लीगल। फाइन, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन द राइट टू टैक्स। अभी हमने ये देखा कि जो स्टेट की जो पावर है ऑन इम्पोजिंग टैक्स, स्टेट मतलब कि कंट्री, ठीक है, कंट्री की जो पावर है इन ऑन इम्पोजिंग राइट टू टैक्स इज ऑब्सोल्यूट। लेकिन अंडर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, अंडर इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस, देयर आर टू लिमिटेशंस। ओके, दो लिमिटेशंस है ऑन स्टेट राइट टू टैक्स की। पहली, द स्टेट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर कंपनी को टैक्स लगेगा और पर्टिकुलर कंट्री या कंपनी को टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, इट शुड नॉट बी कन्फिस्केटरी। कन्फिस्केटरी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के हथियाने की पावर, ठीक है। इसका ये मतलब है इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ समथिंग बीइंग टेकन अवे फ्रॉम समवन बाय द गवर्नमेंट, तो इट शुड नॉट बी कन्फिस्केटरी। साथ ही साथ में हर एक कंट्री को जो है वो बिलीव रखना चाहिए इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोविजंस में, क्योंकि बायलेटरल जो ट्रीटमेंट्स हैं कंपनीज ने साइन किए होते हैं रिलेटेड टू टैक्सेशन मेजर्स बिटवीन द अदर कंट्रीज, ठीक है। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव फ्रीक्वेंटली चैलेंज्ड द टैक्सेशन मेजर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोविजन। जब भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जब चैलेंज करता है टैक्सेशन मेजर्स को, तो वो ये कहता है कि डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज में काफी ज्यादा भेदभाव जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है व्हेन इट कम्स टू टैक्स। सो एवरी फॉरेन इन्वेस्टर डिमांड्स फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोविजंस, ठीक है। तो ये जो चीज है अगर ये वायलेट कर रही है तो स्टेट को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो उनके टैक्सेशन लॉस है वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो। फाइन, तो अगर हम लोग एक केस देखेंगे इन केरन एनर्जी वर्सेस इंडिया का जो केस है, इसमें टैक्स ट्रिब्यूनल ने यह कहा था कि टैक्सिंग इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स इज अ सोवरेन पावर एक्सरसाइज बाय इंडिया एंड दैट द ट्रिब्यूनल वुड नॉट कमेंट ऑन इट। देयर आर लिमिट्स टू एब्सोल्यूट अनक्वेश्चनेबल डिफरेंस इन सच cases situations, ठीक है। as a result India's right to tax in public interest must be weighed against the investor's desires for legal certainty। तो अगर इस केस में अगर हम ये देखें तो ये कहा गया कि इनडायरेक्ट जो टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोवरेन पावर है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट जो टैक्स इंपोज करती है वो एक जस्टिफिकेशन है, ठीक है। क्योंकि अगर इंडिया जो है टैक्स इंपोज कर रही है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल चाइना के सर्टेन प्रोडक्ट्स पे इंडिया ने टैक्स लगा के रखा है, क्यों? क्योंकि एंटी डंपिंग ना हो, ज्यादा डंपिंग ना हो, तो ऐसे टैक्सेशन लॉ जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए ही इंपोज किए जाते हैं। ओके, तो अगर पब्लिक पर्पस जो है वो जस्टिफाई हो रहा है किसी भी टैक्सेशन पर्पस को लेके, तो वो जो टैक्स होता है वो जस्टिफाइड होता है और स्टेट की जो है वो फुल अथॉरिटी है कि वो टैक्स जो है वो लगा सके। So what is the conclusion? India should exercise its right to regulate while keeping in mind its international laws obligation, acting in good faith and in a proportionate manner. ओके, तो जब इंडिया जो भी अपने रेगुलेशन लाता है टैक्स में तो उसको इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस के बारे में एक बार देख लेना चाहिए, सो दैट कि वो फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। द टैक्सेशन लॉ शुड बी इन अ गुड फेथ एंड इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर। जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं उनको कोई भी ऐसी जुरिडिक्शन नहीं है ओवर सच रेगुलेटरी मेजर्स। क्यों? क्योंकि स्टेट की जो है एक एब्सोल्यूट पावर है कि वो टैक्स लगाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स को कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि स्टेट्स राइट टू टैक्स इज नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि एवरी कंट्री इज बाउंड बाय सम इंटरनेशनल लॉ। अगर कंट्री को अपने अंदर कंट्री के अंदर टैक्स लगाने हैं तो वो कितने भी टैक्स लगा सकता है, लेकिन अगर फॉरेन कंपनीज या बायलेटरल ट्रीटमेंट्स को अगर देखना है तो जो स्टेट की टैक्सेशन पावर्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बताएगा ई रूपी प्लेटफॉर्म के बारे में। तो ई रूपी प्लेटफॉर्म है क्या? इट्स लाइक अ डिजिटल पर्पस के लिए दिया जाएगा एक इंसान को, ठीक है, और वो जो स्पेसिफिक पर्पस होगा वो एसोसिएटेड होगा वेलफेयर सर्विसेज के साथ। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सर्विसेज को लेके किसी को एक वाउचर दिया जा रहा है
कि वो किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाके वो वाउचर रिडीम करे और उससे उसको वो हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो मिल सके। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया था ई रूपी। सो इट्स अ पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक कैशलेस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। ओके, सो इट्स अ न्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम। न्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम कैसे? ना ही इसमें इंटरनेट चाहिए, ना इसमें कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि एक क्यूआर कोड मिलेगा, जैसे वाउचर जिसमें क्यूआर कोड होता है, या तो एक एसएमएस आएगा जिसपे एक सीरीज लिखी होगी। वो अगर वाउचर, वो क्यूआर कोड या एसएमएस की सीरीज अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाके दिखाएंगे, जो कि हॉस्पिटल एसोसिएटेड है ई रूपी प्लेटफॉर्म के साथ, तो वहां दिखाएंगे, वहां पे वो स्कैन होगा और अल्टीमेटली जो है वो वेलफेयर सर्विस जो है वो उस इंसान को जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इट्स अ न्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम एम्स टू सेंड द गवर्नमेंट्स मॉनेटरी बेनिफिट डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज मोबाइल फोन्स। तो इंसान के पास एक जरूरी होना चाहिए मोबाइल फोन। ओके, तो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई के बारे में आप कमेंट में लिखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी कौन सी बॉडी है, इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है एनपीसीआई का, उसने ये जो है ये बनाया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन सब ने मिलकर ये ई रूपी प्लेटफॉर्म जो है बनाया है। इसका बेनिफिट क्या है कि इट्स अ लीक प्रूफ एंड ऑफर्स नॉन ट्रांसफरेबल मॉनेटरी सर्विस टू सिटीजन। ये अगर डायरेक्टली बेनिफिशियरी के मोबाइल फोन पे आता है तो इट्स अ लीक प्रूफ, और डायरेक्टली उसी को मिल रहा है जो इसका हकदार है। तो ये एक इसका बेनिफिट है। द ई रूपी सिस्टम इज एक्सेसिबल टू एनीवन विद द मोबाइल फोन इवन इफ द रिसिपिएंट डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या कि ना बैंक अकाउंट चाहिए, ना इंटरनेट सर्विस चाहिए, ना कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए, होना क्या चाहिए? एक मोबाइल फोन, ठीक है। इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वन टाइम यूज ई वाउचर्स टू एक्सेस गवर्नमेंट्स हेल्थ सर्विसेज। अभी ये हेल्थ सर्विसेज के लिए जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंड इट्स अ वन टाइम यूज ई वाउचर्स। ओके, तो ये ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आएगा कि इट्स अ वन टाइम यूज ई वाउचर्स, वेदर इंटरनेट इज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग ई रूपी और नॉट। सो ये चीजें जो है ये हमें देखना जरूरी है। What is the need for this? So मैंने जैसे आपको बताया कि it's a digital voucher that can be redeemed by beneficiaries to avail themselves of a specific service. ठीक है, the digital platform does not require a card, app or internet access to redeem an e-voucher. कोई कार्ड, ऐप या इंटरनेट की हमें जरूरत नहीं है। The e-vouchers can be issued by the government or private entities to the beneficiaries through QR code or long string SMS. QR कोड या लॉन्ग स्ट्रिंग एसएमएस के थ्रू जो है ये वाउचर जो है वो रिडीम किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटिटीज भी इसको इशू कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट। ऐसी प्राइवेट एंटिटीज जिनको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, वो वाली एंटिटीज भी ये ई वाउचर जो है वो इशू कर सकती हैं, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सर्विस इज एम्ड एट प्लगिंग होल्स इन द एग्जिस्टिंग वेलफेयर पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। The idea is to trace and track how the subsidies and benefits given to citizens are used. तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसका कि ट्रेस और ट्रैक कि कैसे सब्सिडी जो है वो सिटीजन्स को मिल रही है। With the e-rupee, government agencies can keep track of how much of the allocated funds have been distributed to citizens. So it's a very important and very beneficial welfare services provided by the government to their citizens. हाउ डस ई रूपी वर्क एंड वेयर इट कैन बी यूज्ड? तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनपीसीआई ने टाई अप किया है 1600 हॉस्पिटल्स के साथ जहां पे ई रूपी जो है वो रिडीम हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्यूआर कोड चाहिए या एक स्ट्रिंग एसएमएस चाहिए जो कि बेनिफिशियरी के मोबाइल फोन पे आएगा, और बेनिफिशियरी अपना मोबाइल फोन जो है वो लेके जाएगा एक हॉस्पिटल में, वहां पे उसका रिडीम होगा और स्पेसिफिक वेलफेयर सर्विस जो है वो उसको मिलेगी, ठीक है। तो द सर्विस हैज ऑथराइज्ड 11 बैंक्स टू इशू डिजिटल वाउचर्स। 11 बैंक्स, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, ऐसे बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स और ऐसे प्राइवेट बैंक जिनको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है वो, ठीक है, वो सब इसमें काम कर सकते हैं। द डिजिटल वाउचर कैन ओनली बी इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसी और अ कॉर्पोरेट एंटिटी, इट कैन नॉट बी इशूड बाय वन पर्सन टू अनदर। तो ये इशू जो है गवर्नमेंट करेगी या ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटी ही करेगी। कोई भी इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ई कार्ड है तो वो मैं आपको नहीं दे सकता, आप मुझे नहीं दे सकते, गवर्नमेंट ही मुझे देगी या कोई कॉर्पोरेट एंटिटी ही मुझे देगी। फाइन। सबसे बड़ा सवाल कि इज इट अ डिजिटल करेंसी?
इट इज नॉट अ डिजिटल करेंसी, ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए आ सकता है कि इट्स नॉट अ डिजिटल करेंसी, द ई रूपी इज बिल्ट फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। डिजिटल करेंसी क्या होती है कि अगर डिजिटल करेंसी किसी के पास है, वो कई सारे सर्विसेज के लिए उसको यूज कर सकता है, उसे गाड़ी खरीद सकता है, उससे एजुकेशन ले सकता है, उससे हेल्थ केयर सर्विसेज ले सकता है। लेकिन जो ई रूपी है, ये एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए ही यूज होगा, ठीक है। ये एक वेलफेयर सेंटर पे जाके, एक पर्टिकुलर वेलफेयर सेंटर पे जाके, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाके ही ये आपको वहां पे रिडीम होगा। फाइन। The digital voucher have one-time use case and can't be transferred. एक important point. This puts e-rupee within a voucher-based payment system rather than virtual currency. So it's not a virtual currency; it's a voucher-based payment system. What are some of the challenges in the implementation? A 2018 research by the Harvard University titled "A Tough Call: Understanding Barriers to and Impacts of Women's Mobile Phone Adoption in India" revealed 33% point gender gap in mobile phone ownership in India. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इसके साथ एसोसिएटेड कि इंडिया में अभी डिजिटल डिवाइड के साथ साथ मोबाइल फोन पेनिट्रेशन भी नहीं है। 33% जो है वो जेंडर गैप है, मतलब 33% मोबाइल फोन जो है वो औरतों के पास कम है एज कंपेयर टू मेन। तो सबसे पहले हमें जो मोबाइल फोन जो है वो औरतों को भी प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे सो दैट कि वो ऐसी सर्विसेज का जो है वो बेनिफिट अवेल कर सके। It has pointed to the economic and normative barriers as important drivers of the mobile gender gap. जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल जेंडर गैप बहुत है। The disparity exists along the Indian society and is not limited to rural, less educated or poorer groups. ठीक है, तो इंडिया में क्या है कि अब रूरल और लेस एजुकेटेड या पुअर ग्रुप ज्यादा है, तो उनको ये सर्विस कितने अच्छे से यूज करना है कि ये भी हमें देखना पड़ेगा। फाइन। तो इसके लिए हमें कंपेन्स चलानी पड़ेंगी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक बिहेवियरल चेंज था, एक कंपेन थी, उसी तरीके से हमें एक कंपेन चलानी पड़ेगी सो दैट कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके इस सर्विसेज का जो है वो बेनिफिट ले सकें। एक और कंस्ट्रेंट्स अमंग मेन ओनली 71% ओन्ड अ सेल फोन। तो जो 29% जो मेन है इंडिया के, उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं है, तो एक डिजिटल डिवाइड यहाँ पे आ गया। Online data portal Statistica pegs India's smartphone penetration rate at 42% in the financial year 2020 and estimated to reach 51% by 2025. तो जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन जो रेट है इंडिया का वो भी काफी कम है, तो वो सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को, जैसे मैंने आपको बताया कि बिहेवियरल चेंज और एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी कि मोबाइल फोन भी खरीदो और ऐसी एप्स को जो है वो एप्स नहीं सॉरी ऐसे वाउचर्स को कैसे रिडीम करना है, ऐसे क्यूआर कोड्स को कैसे स्कैन करना है, उसके बारे में भी काफी ज्यादा ज्ञान जो है वो गवर्नमेंट को बांटना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल, रिविजिट द आइडिया ऑफ एजिंग आउट इंडियाज कोल प्लांट्स। तो ये इंडिया के कोल प्लांट से रिलेटेड आर्टिकल है, जिसमें इंडिया के जो पुराने कोल प्लांट्स हैं उसको डिसमेंटल करने की बात की जा रही है सो दैट कि नए प्लांट्स खोल सकें जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो और एफिशिएंट भी हो एज कंपेयर टू द ओल्डर वंस। ओके, तो इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो यूनियन करके नए कोल प्लांट्स जो हैं वो खोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पुराने कोल प्लांट्स हैं दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द एमिशन, ओके, एंड विल एड द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस कौन से हैं वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। ओके, so some research studies have backed this idea, citing the economic and environmental benefits of shutting down coal plants older than 25 years. तो हमारे रिसर्च की स्टडीज, हमारे थिंक टैंक्स ने ये भी कहा कि जितने भी पुराने कोल पावर प्लांट्स हैं, अगर हम लोग उनको बंद करते हैं तो इसके लिए इससे क्या होगा कि हमारा इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल को काफी ज्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ शटिंग डाउन ओल्ड कोल पावर प्लांट्स? देखिए, जितने भी नए पावर प्लांट्स हैं कोल से रिलेटेड वो सभी अंडर यूटिलाइज्ड हैं, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट हैं, ठीक है, और अवेलेबल भी है हमारी कंट्री में और अंडर यूटिलाइज्ड भी है। तो अगर हम लोग पुराने प्लांट्स को बंद कर दें तो जो नए प्लांट्स हैं वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो द शटिंग डाउन ओल्ड inefficient plants would lead to improved efficiencies, reduced coal usage and hence cost savings. अगर हम लोग पुराने वाले कोल पावर प्लांट्स को बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा, नए पावर प्लांट्स जो है वो हमें ज्यादा एफिशिएंसी देंगे, उसमें कोल की यूसेज भी कम होगी और कॉस्ट की सेविंग भी होगी। फाइन। तो ये अगर हम उसका देखें कि ये जो था वो पॉजिटिव व्यूज थे, ये जो थे वो नेगेटिव व्यूज है। क्यों? क्योंकि सम ओल्ड प्लांट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, कुछ ओल्ड पावर प्लांट्स ऐसा है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ठीक है। लोकेशन एडवांटेज, ओल्ड प्लांट्स आर लाइकली टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द कोल सोर्स व्हिच रिड्यूस कोल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स।
तो जो पुराने जो प्लांट्स हैं वो लोकेटेड है कहाँ पे, जहाँ पे कोल सोर्स है उसके पास में, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा। तो ये एक डीमेरिट है नए कोल पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करने का। तीसरा, इनएफिशिएंट सेविंग, द टोटल सेविंग्स इन जनरेशन कॉस्ट फ्रॉम शटिंग डाउन प्लांट्स ओल्डर देन 25 years would be less than 5,000 crore annually, which is just 2% of the total power generation cost। तो इनएफिशिएंट सेविंग अगर हम लोग देखें तो सेविंग बहुत ही कम हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे देखा कि अगर एफिशिएंट प्लांट्स को, न्यू एफिशिएंट प्लांट्स को अगर हम लोग ला के कोल की यूसेज बचाते हैं, ठीक है, कॉस्ट सेविंग करते हैं, तो कॉस्ट सेविंग बहुत कम है, सिर्फ 2%। ठीक है, तो सेविंग्स इन द कोल कंजम्पशन बाय रिप्लेसिंग जनरेशन फॉर प्लांट्स older than 25 years with new coal plants are likely to be only in the 1 to 2% range। There are some old plants that may continue to be economically viable even if they install pollution control equipment as the currently fixed costs are very low। तो ये कहा जा रहा है कि जो पुराने जो कोल पावर प्लांट्स हैं, अगर हम उसमें जितने भी फिक्सेशंस हैं वो कर दें, तो उससे क्या होगा कि पोल्यूशन जो है उनमें कंट्रोल हो जाएगा, ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलेगा, और हम उससे जो है हमारी कॉस्ट को भी बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये कोल सोर्स के पास में है, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है, राइट। तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ओल्ड थर्मल पावर प्लांट्स, इंपॉर्टेंस क्या है? प्लांट्स older than 25 years make up around 20% of the total installed thermal capacity in the country and play a significant role in the country's power supply। 20% जो टोटल इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी इंडिया में जनरेट होती है वो ओल्ड पावर प्लांट से होती है, जो कि 25 साल से भी पुराने हैं। To support the growing intermittent renewable generations in the sector, there is an increased need for capacity that can provide flexibility, balancing, and ancillary services। Old thermal capacity with lower fixed cost is a prime candidate to play their role until other technologies can replace them at scale। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि पुराने थर्मल कैपेसिटी वाले पावर प्लांट जिनकी फिक्सेशन कॉस्ट बहुत कम है, हमें उनको फिक्स करके उसमें पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगा के उन्हीं को ही यूज करना चाहिए, जब तक हमें कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं मिल जाता अच्छा, और वो पोटेंशियली जो है वो काम करने नहीं लग जाते। देयर इज आल्सो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क as aggressive early retirement of coal based capacity without detailed analysis could result in real or perceived electricity shortage in some states। okay, तो leading to calls for investments in coal based base load capacity by state owned entities। तो कई सारे जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो जाएगी कई सारी स्टेट्स में, ठीक है, तो कई सारे इश्यूज हैं जो कि एसोसिएटेड हैं पुराने थर्मल प्लांट्स के साथ, लेकिन अगर हम उनको फिक्स कर दें तो ये काफी ज्यादा एफिशिएंटली रहेगा हमारी कंट्री के लिए। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ एज ही हमें क्राइटेरिया जो है वो नहीं देखनी है, ठीक है। अगर किसी कोल प्लांट को रिटायर करना है तो एज ही हमें ये नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि हमारे पास अल्टरनेटिव रिन्यूएबल्स एनर्जी का कौन कौन सा सोर्स है, हमारी जो है पर्टिकुलर प्लांट, पुराना जो कोल पावर प्लांट है वो उस एरिया की कितनी डिमांड को कैटर कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग पोल्यूटेंट कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगा के अगर हम लोग पोल्यूशन एमिशन कम कर सकते हैं उन प्लांट्स पे, तो हमें वो लगा के जो है वो हमें ओल्ड प्लांट्स को ही वर्किंग में रहने देना चाहिए। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि देखे जाने चाहिए बिफोर रिटायरिंग ओल्ड कोल पावर प्लांट्स। ओके, तो इससे अगर मेंस का क्वेश्चन अगर बनता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शटिंग डाउन ओल्ड कोल पावर प्लांट्स इन इंडिया, सजेस्ट वे फॉरवर्ड। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि प्रोबेबली इस साल आ सकता है आप लोगों को। नाउ द आर्टिकल विच सेज द मैनी हर्डल्स फॉर स्टूडेंट्स। तो जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स जो कि ओवरसीज जा रहे हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए, उनको कई सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े आफ्टर कोविड 19, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें तो एक उसने ये कहा कि स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना एंड इंडिया अकाउंटेड फॉर 47% ऑफ ऑल एक्टिव फॉरेन स्टूडेंट्स इन द यूएस इन 2020। तो 47% जितने भी फॉरेन एक्टिव स्टूडेंट्स थे यूनाइटेड स्टेट्स में वो चाइना या इंडिया में से थे। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया या चाइना से कितने स्टूडेंट्स जो है वो माइग्रेट होते हैं फॉर हायर स्टडीज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, Indian students comprise the second largest student community in the UK and Australia in 2019 and 20। In recent years, Canada has emerged as a sought after destination for Indian students। Canada भी काफी ज्यादा एक हायर एजुकेशन के लिए या अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने के एडमिनिस्ट्रेशन ने रिस्ट्रिक्टिव स्टूडेंट वीजा पॉलिसी जो थी वो पिछले साल लॉन्च की थी।
तो अब स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इनकी तरफ। फाइन। So, but in spite of their role in enhancing India's soft power internationally, though their excellent academic performance as well as seamless integration into these countries, Indian students face several problems. ठीक है, तो कई सारे दो इंडिया बिलीव्स इन सॉफ्ट पावर, ठीक है, और इंडिया के स्टूडेंट्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एकेडमिकली फॉरेन कंट्रीज में जाके, फिर भी इंडिया के स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है, और ये प्रॉब्लम्स जो है काफी ओवरलुक्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स पे काफी ज्यादा फोकस और इन प्रॉब्लम्स को काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली सॉल्व नहीं किया गया अब तक। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे पहला जो चैलेंजेस था वो लॉकडाउन की वजह से हुआ, डिसरप्शन ऑफ फ्लाइट्स, ठीक है ना, एम्बेसीज नॉट इशूइंग स्टूडेंट्स वीजास। ओके, तो इससे क्या हुआ कि जो ड्रॉप आउट रेट था जो स्टूडेंट्स का फॉरेन कंट्रीज में जाने का, वो काफी ज्यादा कम हुआ। मैनी कंट्रीज हैव क्लोज्ड देयर बॉर्डर्स और रिस्ट्रिक्टेड फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, स्टूडेंट जा नहीं पाए, टाइम से एडमिशन नहीं ले पाए। दूसरी प्रॉब्लम, जो तीसरी मेजर प्रॉब्लम थी, वो थी वैक्सीनेशन। जैसे हमें पता है कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 को अभी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो वो वाले स्टूडेंट्स जिनको कोवैक्सीन लगी है या स्पुतनिक 5 लगी है, वो स्टूडेंट्स भी अब्रॉड नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। कंट्रीज लाइक द यूएस डू नॉट एक्सेप्ट स्टूडेंट्स हु हैव बीन इनऑक्यूलेटेड विद दीज वैक्सीन्स, और अगर वो लोग दूसरी वैक्सीन लगाते भी हैं तो 12 वीक का गैप जो है उसके बीच में, दोनों वैक्सीन के बीच में, वो स्टूडेंट्स का को काफी ज्यादा हैम्पर करता है। फाइन। सो दीज आर द डिसरप्शंस कॉज्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ओवरसीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट जॉब्स, तो जॉब्स लेना भी और एडमिशन लेना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को। What is the way forward? So officials and universities along with the government, ठीक है ना, should work jointly to address the challenges which overseas Indian students face. It is impossible to predict when things will get back to normal and when logistical issues relating to India students seeking to study overseas will be addressed. तो बड़ा ही impossible है ये predict करना कि कब situation normal होगी, कब logistical issues, ये flight tickets या travel जो है वो करना आसान होगा, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ऑफिशियल्स को, यूनिवर्सिटीज को, जो मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इन सबको बैठ के एक निर्णय ऐसा लेना है सो दैट की सीमलेस एक्सचेंज हो स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स की एजुकेशन या कॉर्पोरेट जितने भी हैं उनकी जॉब्स जो है वो हैम्पर ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये हमारे एडिटोरियल्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो अपने चैनल को, और ये आप ही का चैनल है, ये सब आप ही के लिए बनाया जाता है, चैनल भी आपका है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है ये वीडियो। थैंक यू सो मच। और जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो प्लीज हमें कमेंट में पूछो। आवर टीम इज ऑलवेज एंड परफेक्टली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर एवरी डाउट। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।